वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेटा का फ़्लो जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कैसे कैसे होता है। कंट्रोलर से सर्विस में आता है, सर्विस से रिपोजिटरी में आता है, रिपोजिटरी से डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस से डेटा फेच करके आता है। फिर हम डेटा को एंटिटी में सेव करते हैं, एंटिटी के फॉर्म में सर्विस को मिलता है, सर्विस उसको मैपर में डालता है, मैपर उसको फ़िल्टर आउट करता है, उसके बाद कंट्रोलर को वापस देता है, कंट्रोलर यूआई को वापस भेजता है। इसी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज। एक एपीआई हम लिखेंगे। एपीआई हम कौन कौन से लिखने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में हम ये देख लेते हैं। गेट की एपीआई होगी दो, जिसमें एक गेट ऑल एम्प्लॉयज़ होगा जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। एम्प्लॉय बाई आईडी, एक एम्प्लॉय आएगा एक आईडी के थ्रू। एम्प्लॉय को सेव करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू, अपडेट करेंगे पुट मेथड के थ्रू, और डिलीट करेंगे डिलीट मेथड के थ्रू। ये सारे ऑपरेशंस, जैसा कि आपको पता है कि रेस्ट एपीआई क्रेड ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ये चारों ऑपरेशंस हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूँगा कि ये वाला एपीआई कंप्लीट हो जाए, पहला गेट ऑल एम्प्लॉयज़ वाला एपीआई हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने दिखाया, हम स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर दिया है। मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ये मेन प्रोजेक्ट है, मेन पैकेज है। सबसे पहले जब आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले एक मेन का एक पैकेज बनता है जिसमें मेन फाइल होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट में मेन फाइल है, जिस उसमें मेन फाइल है, उसमें राइट क्लिक करना है और न्यू पैकेज करना है। न्यू पैकेज करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप डॉट करके अपना पैकेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कंट्रोलर, फिर मैंने बनाया सर्विस। तो इस तरीके से मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया है। कंट्रोलर बनाया है, एंटिटी बनाया है, मैपर, रिपोजिटरी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सर्विसेज। तो ये सारे पैकेजेस का क्या काम है और इसके अंदर हम अलग अलग डेटा रख रहे हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो ये स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से डेटा को हम फ्लो करवाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले कंट्रोलर को देखते हैं। कंट्रोलर में यूआई से कॉल आता है। कंट्रोलर में सबसे पहले वो ड्रॉप होता है। कंट्रोलर क्लास को रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करते हैं। रेस्ट कंट्रोलर स्प्रिंग को ये बताता है कि ये एक हैंडलर मेथड है, और इस क्लास में जो भी मैपिंग्स हैं, जो भी एपीआईज़ हैं, वो एपीआई लिखी जाती हैं। तो जैसे कि सबसे पहला मेथड जो है वो गेट का है। गेट का एक एपीआई है जिसमें हम सारे एम्प्लॉयज़ को गेट करेंगे। तो गेट मैपिंग में हमने स्लैश एम्प्लॉयज़ लिख दिया है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो मेथड का नाम मैंने लिखा है कि गेट ऑल एम्प्लॉयज़। ये रेलेवेंट होना चाहिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका मेथड का नेम हो। और इसका रिस्पांस, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ आ जाएं, तो हम इसका रिस्पांस रख रहे हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद हम इसके सर्विस को कॉल करते हैं। सर्विस में हम इसका बिज़नेस लॉजिक लिखेंगे। सर्विस में कंट्रोलर में हमारा इतना ही काम है कि सर्विस को हम कॉल कर देते हैं, और इस कंट्रोलर में डेटा का जो वैलिडेशन है वो भी होता है, लेकिन वो हम पोस्ट कॉल में और पुट कॉल में देखेंगे, क्योंकि हम गेट कॉल में कुछ भी भेज नहीं रहे हैं इस टाइम पे इस एपीआई में, इसीलिए हम कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा रहे हैं। वैलिडेशन भी हम देखेंगे आगे। तो सर्विस को मैंने कंट्रोलर से कॉल कर दिया। मैंने कहा कि सर्विस से कि मुझे सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ऑटो वायर्ड का यूज़ क्या है। देखिए, जैसे एम्प्लॉय सर्विस में ये मेथड लिखा हुआ है, एम्प्लॉय सर्विस के अंदर से ये डाटा फैच होके आएगा। तो एम्प्लॉय सर्विस एक क्लास है, एम्प्लॉय सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जो बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये जो डेटा, ये जो मेथड कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट को बनाना और उसको डिस्ट्रॉय करना, ये मैंने स्प्रिंग बूट को इसका हैंडलिंग दे दिया है। ऑटो वायर्ड से ये हम स्प्रिंग बूट को कहते हैं कि इसका जो रियल टाइम ऑब्जेक्ट बनाना है वो आपको बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कब करना है और कब बनाना है, ये हैंडलिंग आपके ऊपर है। तो स्प्रिंग बूट ये सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है। हमको सिर्फ उसके रेफरेंस को यूज़ करके मेथड को कॉल कराना होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्विस में हम क्या लिखते हैं, सर्विस में सारे बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं। तो सर्विस में हम क्या कर रहे हैं, सर्विस में हम रेपोजिटरी जो इंटरफेस है, रेपोजिटरी में क्या होता है, रेपोजिटरी में जो भी डेटाबेस के साथ बातें होती हैं, जैसे डेटाबेस में से कुछ डेटा फेच करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो वो रेपोजिटरी करता है। और सर्विस क्या करता है, सर्विस रेपोजिटरी से डेटा मांगता है। तो मैंने वही किया है यहाँ पे। जो सर्विस रेपोजिटरी है, तो रेपोजिटरी क्या है, एक इंटरफेस है। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ। रेपोजिटरी एक इंटरफेस है, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो भी इसमें जो भी मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो उसका हैंडलिंग जो है स्प्रिंग बूट करेगा। ये ऑटो वाइड मैंने सेम वैसे ही लगा दिया है, इसका हैंडलिंग सब स्प्रिंग बूट करेगा। मुझे सिर्फ इसके इंस्टेंस से मेथड को कॉल कर देना है बस। एम्प्लॉय सर्विस है, तो सर्विस का ये रिक्वायरमेंट है कि आप जितने भी सर्विस क्लास हैं उसको ऐड सर्विस एनोटेशन से डिनोट करते हैं। ये स्प्रिंग बूट को बताना होता है कि हाँ, ये जो क्लास है ये सर्विस क्लास है, ताकि वो रियल टाइम पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है। एम्प्लॉय रिपोजिटरी में मैंने क्या किया है, रिपोजिटरी में जैसे कि ये फाइंड ऑल मेथड है, तो फाइंड ऑल मेथड के अलावा और कौन कौन से मेथड है मैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे डॉट करेंगे तो ये सारे मेथड्स आ जाते हैं। ये सारे मेथड्स हमने लिखे नहीं है, ये सारे मेथड्स एक इंटरफेस है उसमें पहले से लिखे हुए हैं, वो हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। जेपीए रिपोजिटरी इंटरफेस का नाम है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो फाइंड ऑल मेथड क्या करेगा, फाइंड ऑल मेथड जितने भी एम्प्लॉय रिपोजिटरी जिस भी टेबल के साथ काम कर रहा है, उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड उठा के ले आएगा और मुझे रिस्पांस दे देगा। तो इसका जो रिस्पांस टाइप है वो क्या होगा, वो वही होगा जो रिपोजिटरी में हमने जो एंटिटी सेव करके रखा है। जैसे मान लीजिए रिपोजिटरी में हम जा रहे हैं, रिपोजिटरी में मैंने क्या कहा है कि रिपोजिटरी जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करेगा। जेपीए रिपोजिटरी के अंदर सारे मेथड्स हैं, फाइंड ऑल, सेव ऑल, डिलीट, ये सारे मेथड जेपीए रिपोजिटरी के अंदर है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट एक एंटिटी और उसका प्राइमरी की। तो एंटिटी क्या होता है, एंटिटी डेटाबेस का जो टेबल होता है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है जावा के ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और जावा के क्लास में। तो ये एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है, तो एम्प्लॉय नाम का क्लास है जो इसमें हमने डिक्टो जैसा डेटाबेस में स्ट्रक्चर है वही हमने सेम फॉलो किया है। यहाँ पे सेम नाम से हमने कॉलम का नेम रखा है और वेरिएबल का नेम रखा है। कोई भी एंटिटी होती है जो टेबल को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम ऐड एंटिटी से डिनोट करते हैं। और टेबल का यूज़ क्या है, ऐड टेबल जो भी टेबल का नाम है उसको बताने के लिए होता है। और जो स्कीमा है, जैसे कि जो डेटाबेस का नाम है, जैसे मेरे डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय डीबी है, तो वो स्कीमा हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है, टेबल का नाम हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये टेबल का काम यही है। डेटा का काम क्या है, डेटा जितने भी गेटर और सेटर मेथड्स हैं, तो ये डेटा कहाँ से आता है, ये डेटा आता है एक लॉम्बॉक नाम का लाइब्रेरी है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमनली इंडस्ट्री में यूज़ होता है लॉम्बॉक लाइब्रेरी। तो लॉम्बॉक मैंने जब सेटअप किया था तब मैंने इसको इंस्टॉल नहीं करवाया था, तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं लॉम्बॉक मेमन रिपोजिटरी, क्लिक करेंगे तो पहला आ जाएगा सबसे पहले लॉम्बॉक रिपोजिटरी। यहाँ पे 1.18.30 को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी करके अपने pom.xml में सेव करेंगे। pom.xml में मैंने पहले ही सेव कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉम्बॉक है। तो इसके बाद आपको मैवन को अपडेट करना है। मैवन अपडेट कैसे करना है, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, मैवन पे जाना है, उसके बाद अपडेट प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये मैवन प्रोजेक्ट को अपडेट कर देगा। अपडेट कर देने का मतलब है कि मैवन में अपने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड की है, जैसे मैंने अभी लॉम्बॉक को ऐड किया, तो उसकी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट में लेकर आएगा।
तो ये अपडेट हो रहा है। ये अपडेट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब आपका लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी फाइल्स आ चुकी हैं। उसके बाद डेटा का ये है काम कि गेटर और सेटर आपको बना के दे देगा, आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नो आर्ग कंस्ट्रक्टर, जैसे कि नाम से आप जान सकते हैं, नो आर्ग एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसमें कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसमें सारे आर्गूमेंट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, ये सारे आर्गूमेंट को मिलाकर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो आपको मिल जाएगा, आपको मतलब लिखना नहीं पड़ेगा, इस एनोटेशन के थ्रू आपको वो कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। अब ये आईडी क्या करता है, आईडी ये बताता है कि ये इस टेबल का ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमको बताना पड़ता है, एक किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस टेबल का प्राइमरी की हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये आईडी ये बताता है कि ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये इसकी प्राइमरी की है इस टेबल की, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि ये कॉलम क्या करता है। कॉलम हम ये बताते हैं, डेटाबेस का जो कॉलम है हम ये बताते हैं कि डेटाबेस में उस कॉलम का नाम ये है, लेकिन जावा में मैं उसको इस नाम से फेच करना चाहता हूँ, तो कॉलम का यूज़ यही है। कॉलम हम ये बताते हैं कि डेटाबेस में इस कॉलम का नाम ये है, तो ऐसे मैपिंग हो जाती है। तो डेटाबेस के साथ ऐसे मैप होके एम्प्लॉय रिपोजिटरी के पास आएगा। एम्प्लॉय जेपी रिपोजिटरी के पास फाइंड ऑल मेथड है, तो ये फाइंड ऑल मेथड कॉल होगा और वो एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है मैंने आपको दिखाया, उस क्लास के अंदर सारा डेटा मैप होके हमको मिलेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलेगा। अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्स के अंदर मैप करेंगे। मैप करने के बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न जब हो जाएगा तो ये जाएगा सर्विस है, कंट्रोलर में जाएगा, फिर कंट्रोलर इसको यूआई में भेज देगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। स्टार्टेड एम्प्लॉय एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अपने पोस्टमैन में जाते हैं। ये मेरा एपीआई है स्लैश एम्प्लॉयज़, बाकी लोकल होस्ट 8080 में मुझको टॉम कैट ने दिया है, तो सेंड करेंगे। ये डेटा मुझे मिल गया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एज। ये एक एरे फॉर्म में है क्योंकि ये लिस्ट है तो ये एरे फॉर्म में आ रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। वेरीफाई करने के लिए हम एक बार डेटाबेस में ये जो एम्प्लॉय टेबल है, एक बार मैं आपको गो थ्रू दिखा देता हूँ। ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये डेटाबेस में पहले से होना चाहिए। और रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है, इसके अंदर हम लोग डेटाबेस के साथ जो मैपिंग करते हैं वो भी आपका ठीक होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा है कि डेटाबेस का जो यूआरएल है, ये मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, और यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड है, ड्राइवर नेम है। ये एसक्यूएल शो करने के लिए जब भी कोई भी क्यूरी चलती है तो हमको कंसोल में हम उसकी क्यूरी को देख सकते हैं। और जब हम फॉर्मेट ट्रू करते हैं तो ये अच्छे फॉर्मेट में फॉर्मेटेड डेटा आता है, जैसे कि कंसोल में हम देख सकते हैं। जैसे कि ये है, अभी मैंने सिलेक्ट क्यूरी चलाई तो ये सिलेक्ट क्यूरी प्रिंट हो गई यहाँ पे कंसोल में। तो कौन सी क्यूरी कब क्या चल रही है तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कंसोल में वेरीफाई करने के लिए। तो एम्प्लॉय का जो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल डेटाबेस में पहले से होना चाहिए तभी आपकी क्यूरी चलेगी, नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका होना चाहिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में, यूआरएल में localhost/3306 MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये मैच होना चाहिए आपके डेटाबेस के साथ, और टेबल का नाम मैच होना चाहिए वहाँ पे। फिर टेबल में डेटा मैंने इंसर्ट किया है, ये एक डेटा इंसर्ट कर रखा है। हम एक और इंसर्ट करके देख लेते हैं। अभी मैंने आपके सामने ट्राई किया तो ये एक डेटा है।
देखिए ये फिर से दोबारा इसने सिलेक्ट क्वेरी चलाई है। ये डेटा आ गया है। एक मैं डेटा और डाल के देखता हूँ। आईडी हमेशा यूनिक रखेंगे, बाकी एज वगैरह सैलरी और ये सब चीज़ें एक जैसी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित शर्मा की जगह मैं कर देता हूँ उमंग शर्मा। 30,000 की जगह मैं कर देता हूँ 40,000। सेव हो चुका है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि डेटा आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 रो आ रही है। सेम अब मैं एपीआई को हिट करके ट्राई करके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 डेटा आ गया है, तो हमारी एपीआई काम कर रही है। ये हमने देखा है कि गेट ऑल एम्प्लॉयज़ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी आईडी के थ्रू हम कैसे सर्च लगाते हैं, एक आईडी के थ्रू हम कैसे एक एम्प्लॉई का डेटा फेच करके लेकर आते हैं।